फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले रिजर्वेशंस के बारे में कि जेएनयू में किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में ढेर सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, साथ ही साथ में वो बहुत पहले से बैकवर्ड हैं। तो जेएनयू उन सबके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोविज़न देता है। उनके लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए कितना यहाँ पे सीटें रिजर्व होती हैं। क्योंकि रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एडमिशन ऑफ जेएनयू। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी परसेंट आपके लिए सीट रिजर्व्ड है, आपका जानना ये हक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 15% टोटल सीट्स का ना शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होता है और 7.5% जो होता है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होता है। जो कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट के लिए जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा उनमें उनका नाम क्लियर होना चाहिए, उनके कास्ट और ट्राइब्स का नाम क्लियर होना चाहिए, फादर मदर जो भी उनके नाम क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उन सब का नाम यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, रेसिडेंस प्लेस का नाम क्लियर होना चाहिए। कोई भी नाम आपके अदर डॉक्यूमेंट्स से और इनसे मतलब कि अलग नहीं होना चाहिए, सबका एक जैसा ही होना चाहिए नाम और जो भी है। नहीं तो अधिकांश ऐसा होता है कि कास्ट पे कुछ और नाम होता है और कहीं कुछ और मिसस्पेल्ड हो जाता है। तो इस केस में आप फंस सकते हैं और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया गया हो, ये ध्यान रखना होगा। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किसके द्वारा बनवाया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर आप SC ST हैं और आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कब, अगर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसके पहले, सिलेक्शन के बाद में जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस समय आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आपने अगर ब्लॉक से या फिर कहीं से भी अगर अप्लाई किया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो वो उसका रिसीप्ट जो आपको मिलता है वो रिसीप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल एडमिशन के समय में आपको ST और SC कास्ट सर्टिफिकेट आपको आप ओरिजिनल रूप में देना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। लेकिन अगर कोई SC और ST कैंडिडेट है और वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइल करना चाहता है तो उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दिखाना पड़ेगा उस कैटेगरी के लिए। और कोई भी ऐसा ST SC स्टूडेंट है जो चाहता है कि हम ओपन मेरिट में जज किया जाए तो उनको 15% और 7.5% का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा उनको, तो फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। दोस्तों, OBC के लिए यहाँ पे 27% जो सीट्स होती हैं रिजर्व होती हैं, 27% सीट्स रिजर्व होती हैं। किन के लिए, OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले के लिए जो कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। अगर आप एक जेएनयू के एप्लीकेंट हैं और आपके पास में लेटेस्ट OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है, कब नहीं है, अपलोड करने के समय में जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आप क्या करेंगे कि सिंपल सी बात है, पुराना OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं या फिर जो लेटेस्ट वाला आपने अप्लाई किया है बनवाने के लिए उसका रिसिप्ट दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर दोस्तों आती है, अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं फाइनल तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कोई एक OBC एप्लीकेंट है और जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है और साथ ही साथ में सेंट्रल लिस्ट में भी आता है, तो अब आप एक बात याद रखिएगा, आपके स्टेट में क्या है वो मैटर नहीं करता है, बल्कि OBC का जो आपका कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बार बार सेंट्रल लिस्ट बोल रहा है दोस्तों। तो वो OBC कैटेगरी में ही आएंगे और जो उनका OBC का कैटेगरी का वो जो सर्टिफिकेट होगा वो 2019-20 का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2019-20 का होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अथॉरिटी को ऑथराइज किया है जेएनयू जहाँ से कि आप बनवा सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS का हो। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, यहाँ पे सब के सब देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आप कहीं से भी इनमें से बनवा सकते हैं। अब मैं पूरा यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप इसको देख सकते हैं वीडियो में। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, MPhil और PhD प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको MPhil और PhD में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, SC ST OBC इन सब को छोड़ के EWS को 10% का रिजर्वेशन एडमिशन में मिलेगा, बस MPhil और PhD में नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सन जो कि रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आता है और उसकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है तो उसको EWS कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी ऐसी फैमिली है जिनकी की इनकम, कोई भी ऐसी फैमिली जिनकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ या फिर उससे ज़्यादा है वो भी EWS में नहीं आएंगे।
जिनकी रेसिडेंशियल फ्लैट जो वो 1000 स्क्वायर फीट में है या फिर उससे ज़्यादा है वो भी नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस में। या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटी, अगर कोई भी म्यूनिसपैलिटी में आती हैं 100 स्क्वायर यार्ड्स का रेसिडेंशियल प्लॉट उनका, तो भी वो नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस में। एंड अगर उनके पास में रेसिडेंशियल प्लॉट है 210 स्क्वायर यार्ड का या फिर उससे ज़्यादा है नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज़ में, तो वो भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं कि कौन ईडब्ल्यूएस में आ सकता है, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन है, एससी को कितना है, एसटी को कितना है, एंड ये कुछ रिजर्वेशंस के पॉइंट थे और कहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसे इनकरेज होता हूँ और समय समय पे आपको मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।